हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है अशुद्धियां एवं उनका सुधार, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम सब्सिडरी बुक्स तक पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम इस बात को सीखेंगे कि लेखांकन में जो अशुद्धियां हो जाती हैं उनका सुधार किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। दोहरा लेखा प्रणाली के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों की भूलवश पालना नहीं करते हुए लेखा पुस्तकों में लेखा करने पर होने वाली अशुद्धि ही लेखांकन की अशुद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि लेखांकन अशुद्धि कहते किसे हैं। यानी कि पहली बात तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अशुद्धि जो होती है वो हमेशा भूलवश होती है। किस कारण से होती है? भूल के कारण होती है हमसे। क्योंकि देखिए, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और मनुष्य से भूल हो जाती है, तो भूलवश होती है। जानबूझकर अशुद्धियां नहीं की जाती। अच्छा, हम भूल क्या जाते हैं? नियमों और सिद्धांतों की पालना करना। हम लेखांकन करते समय नियमों और सिद्धांतों की भूलवश जो है पालना करना भूल जाते हैं, जिस कारण लेखांकन में क्या हो जाती हैं? अशुद्धियां हो जाती हैं। तो हमको यहाँ पर दो तीन बातें सीखनी है। पहली बात तो ये कि अशुद्धि जो होती है वो भूलवश होती है। और किस चीज की भूल होती है? कि हम नियमों और सिद्धांतों की पालना करना, यानी कि जो लेखांकन के सिद्धांत और नियम हैं उनकी पालना नहीं करते, जिसके कारण क्या है? अशुद्धियां हो जाती हैं। अब यहां पर देखिए कि लेखांकन में होने वाली अशुद्धियां निम्न प्रकार की होती हैं। यानी कि भूलवश कौन कौन सी अशुद्धियां हो जाती हैं, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। यदि हम इसकी चर्चा करें तो मुख्यतः 5 तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि। तो आपको ध्यान रखना है कि लेखांकन में कुल कितने तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं। 5 तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं। सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एरर। भूल की अशुद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। क्षतिपूरक अशुद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर। दोहराव की अशुद्धि को बोला जाता है रिपीटिंग एरर। हिसाब की अशुद्धि को बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। तो ये इनके इंग्लिश में नाम होते हैं। और 5 तरह की अशुद्धियां जो हैं वो लेखांकन के अंदर हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सैद्धांतिक अशुद्धियां, यानी कि प्रिंसिपल एरर्स के बारे में। इसके बारे में, प्रिंसिपल एरर्स के बारे में। ये क्या होती हैं, किस कारण से होती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना करने के कारण जो अशुद्धियां होती हैं उसे सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक अशुद्धियां लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के कारण होती है। यानी कि लेखांकन के सिद्धांतों की पालना नहीं करने से होने वाली अशुद्धि सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिंसिपल एरर्स कहते किसे हैं। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने के कारण जो अकाउंटिंग एरर्स होती हैं उन्हें प्रिंसिपल एरर्स कहा जाता है। इन अशुद्धियों के होने पर भी
तलपट का मिलान हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये कि इन अशुद्धियों के होने पर भी तलपट, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी का एविडेंस होता है। यानी कि तलपट जो होता है वो खाता बही की गणितीय शुद्धता का प्रमाण होता है, पूर्ण शुद्धता का प्रमाण नहीं होता। मैंने ये चर्चा आपसे वहां पर भी की थी कि जरूरी नहीं है कि तलपट के मिल जाने से हम ये माने कि लेखांकन में कोई भी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि तलपट केवल खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है, पूर्ण शुद्धता को प्रकट नहीं करता। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि सैद्धांतिक अशुद्धियां ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनके होने पर भी तलपट का क्या हो जाता है, मिलान हो जाता है। यानी कि तलपट के मिलने पर भी इस तरह की अशुद्धि आपके लेखांकन में पाई जा सकती है। और सैद्धांतिक अशुद्धि होती क्या है, जो लेखांकन के सिद्धांतों की पालना नहीं करने के कारण होती है। अब जैसे आयगत व्यय को पूंजीगत मान लेना तथा पूंजीगत व्यय को आयगत मान लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी आयगत व्यय को पूंजीगत मान लिया या किसी पूंजीगत व्यय को आयगत मान लिया, तो बताइए इससे होने वाली अशुद्धि किस तरह की अशुद्धि होगी। तो आपका आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि, क्योंकि हम यहाँ पर सिद्धांत की अवहेलना ही तो कर रहे हैं। भाई जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको हमने कैपिटल नेचर का मान लिया, और जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको हमने रेवेन्यू नेचर का मान लिया। तो इस कारण क्या होगा, इस कारण जो एरर होगी वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाएगी। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से यह अशुद्धि हो जाती है, कैसे पूंजीगत को आयगत मान लिया जाता है और आयगत को पूंजीगत मान लिया जाता है। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मशीन की मरम्मत पर, किस पर, मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए, मशीन की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए, पर मशीन खाते में नाम कर दिए, यानी कि मशीन खाते में डेबिट कर दिए। अब इसमें हुआ क्या है, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है। कौन सा एक्सपेंडिचर किया है, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है और हमने उसको क्या मान लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है। हमने उसको कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया है, हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है। क्योंकि भाई देखिए हमने मशीन खरीद रखी है, अब मशीन की मेंटेनेंस के ऊपर अगर हम कुछ पैसे खर्च करते हैं तो हम उसको एक तरीके से रेवेन्यू नेचर का ही मानेंगे। आज हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम गाड़ी की सर्विस हर 2 महीने में, 3 महीने में या हर महीने कराते हैं, तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है
कि भाई मशीन की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए और उसे मशीन खाते में नाम कर दिया। हुआ क्या, गलती क्या हुई कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है। और हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। भाई तलपट तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए खर्चे का बैलेंस भी डेबिट होता है और संपत्ति का बैलेंस भी डेबिट ही होता है। तो चाहे मैं मशीनरी लिखूं चाहे मैं रिपेयर्स लिखूं, ये तलपट के डेबिट साइड में ही जाएंगे, तो तलपट का टोटल तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एरर तो है ना भाई, मुझे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन था और मैंने उसे कैपिटल नेचर का मानकर क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब कहने को तो ये छोटी सी भूल है, लेकिन ये अंतिम खातों पर बहुत असर डालेगी। इस एंट्री को करने से क्या हुआ कि मैंने मशीनरी की वैल्यू को 2000 रुपए से बढ़ा दिया, यानी कि मैंने संपत्ति को 2000 से बढ़ा दिया। और मुझे बढ़ाना किसको था? खर्चे को। तो इससे क्या होगा, खर्चा तो बढ़ने से रुक गया और मैंने संपत्ति को बढ़ा दिया, तो अंतिम खातों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें मशीनरी की वैल्यू 2000 रुपए से बढ़कर आएगी और 2000 रुपए से मेरे लाभ कम होने चाहिए थे, मेरे लाभ बढ़ जाएंगे। तो कहने को गलती बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा पड़ता है। तो इसमें हमने क्या गलती करी है? हमने आयगत व्यय था, आयगत व्यय को हमने कौन सा व्यय मान लिया? पूंजीगत व्यय मान लिया। तो देखो बच्चों, ये कौन सी अशुद्धि है? ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? सैद्धांतिक अशुद्धि है। और ध्यान रखिएगा, सैद्धांतिक अशुद्धि में तलपट का मिलान हो जाता है, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है कि अगर तलपट बनाते, क्योंकि देखो कैश पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, कैश तो इसमें भी क्रेडिट हो रहा है और इसमें भी क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट साइड की यदि मैं बात करूं तो रिपेयर्स अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है गलत एंट्री करने के बावजूद। तो तलपट तो मैच कर जाएगा, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव अंतिम खातों पर तो पड़ेगा। और अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाएगा और लाभ 2000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने 2000 रुपए का खर्चा जो है वो कम लिखा है। आपको एंट्री ये करनी चाहिए थी, आपने एंट्री ये कर दी। आपको खर्चे को बढ़ाना चाहिए था, आपने संपत्ति को बढ़ा दिया। अब संपत्ति बढ़ गई और खर्चा कम होने से क्या होगा? लाभ बढ़ जाएंगे। तो सैद्धांतिक अशुद्धि कहने में बहुत छोटी लगती है और तलपट का मिलान भी हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि यार कोई भी हमारे खातों में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके होने पर भी तलपट मिल जाता है। और आपको दिख ही रहा है कि हमने क्या किया, हमने आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लिया। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखो, मशीन की स्थापना, स्थापना का मतलब क्या है? इंस्टॉलेशन पर 5000 रुपए खर्च किए, पर मरम्मत खाते में नाम डेबिट कर दिया। अब हमने क्या किया? हमने पूंजीगत व्यय को, हमने पूंजीगत व्यय को क्या मान लिया? आयगत व्यय मान लिया। क्योंकि मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया है कि जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसको खरीदने से लेकर उपयोग में लाने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो उसकी लागत में जोड़े जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने मशीन की स्थापना पर 5,000 रुपए खर्च किए हैं, तो मुझे इसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि ये मशीनरी की लागत में जुड़ेंगे, क्योंकि स्थापना के खर्चे हैं। और मैंने क्या किया, इसको मरम्मत खाते यानी कि रिपेयर्स खाते में डेबिट कर दिया। मैंने एंट्री क्या कर दी, मैंने एंट्री गलत एंट्री क्या कर दी, मैंने गलत एंट्री कर दी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। ये रॉन्ग एंट्री है जो मैंने कर दी। मुझे करनी क्या चाहिए थी, मुझे करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। अब आप खुद देख सकते हैं कि तलपट तो मिल जाएगा, क्योंकि मशीनरी भी डेबिट हो रही है और रिपेयर्स भी डेबिट हो रहा है और कैश पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो तलपट तो मिल जाएगा। लेकिन ये है तो सैद्धांतिक अशुद्धि कि मैंने पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया। अब इस गलती का प्रभाव तलपट पर तो नहीं पड़ा, लेकिन अंतिम खातों पर पड़ेगा। अंतिम खातों पर क्या पड़ेगा कि मुझे मशीनरी के मूल्य को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने खर्चे को बढ़ा दिया गलत एंट्री करके, तो मेरे लाभ 5,000 से कम हो गए और संपत्ति भी 5,000 रुपए से कम हो गई। तो प्रिंसिपल एरर्स जो होती हैं वो तलपट का मिलान तो करा देती हैं, लेकिन वो अंतिम खातों पर प्रभाव डालती हैं। और आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी है कि सैद्धांतिक अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जो कि लेखांकन के सिद्धांतों की पालना नहीं करने के कारण होती हैं। और इन अशुद्धियों के होने पर भी तलपट मिल जाता है। और इन अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या होता है कि आपने किसी आयगत व्यय को पूंजीगत मान लिया या आपने किसी पूंजीगत व्यय को आयगत मान लिया। ये इस अशुद्धि के होने का मुख्य कारण होता है। तो आई होप कि आपको सैद्धांतिक अशुद्धि समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका कोई सॉरी, इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए, आपको कोई ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हुई है। यदि आपको नजर आए कि आयगत व्यय को पूंजीगत माना गया है या पूंजीगत को आयगत माना गया है, तो आपका आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि। या फिर वो आपसे पूछेंगे बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अशुद्धि है जिसके होने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है, तो आपका आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए। अच्छा, फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए सैद्धांतिक अशुद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, पूंजीगत को आयगत मानना या आयगत को पूंजीगत मानना, पूंजीगत व्यय मान लेना। या फिर वो आपसे पूछेंगे बताइए लेखांकन सिद्धांतों की पालना नहीं करने के कारण होने वाली अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि। अब देखिए दूसरी अशुद्धि कौन सी है, क्षति पूरक अशुद्धियां, यानी कि इन्हें अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। अब ये होती क्या है इसको समझिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक अशुद्धि मिलकर एक दूसरे की क्षति को पूरा कर देती हैं, मुख्य लाइन तो यही है कि जब दो या दो से अधिक अशुद्धि मिलकर एक दूसरे की क्षति को पूरा कर देती हैं, तो इसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं, इसे क्षति पूरक अशुद्धि कहते हैं। इनके होने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है। ये इनकी मुख्य बातें हैं कि जब दो या दो से अधिक अशुद्धि मिलकर एक दूसरे की क्षति को पूरा कर देती हैं, तो इसे क्षति पूरक अशुद्धि कहते हैं।
इनके होने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है। यानी कि सपोज करिए एक गलती हुई, दूसरी गलती हुई, लेकिन दूसरी गलती ने पहले वाली गलती के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो ये दोनों अशुद्धियां जो होंगी एक दूसरे की क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाएगी। भाई मैंने खातों में एक गलती करी, चलिए गलती हो गई, लेकिन मैंने दूसरी गलती भी कर दी, लेकिन दूसरी गलती वो की जिसके कारण पहले वाली गलती का प्रभाव खत्म हो गया। तो ऐसी अशुद्धियों को हम कौन सी अशुद्धि कहते हैं? क्षतिपूरक, क्योंकि इन दोनों अशुद्धियों ने खातों पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, जो डिफरेंस आना चाहिए था, उस डिफरेंस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अब जब डिफरेंस जो आना चाहिए था उसी को खत्म कर दिया, तो तलपट का मिलान तो हो जाएगा। तो क्षतिपूरक अशुद्धियां वो होती हैं जो एक दूसरे की क्षति को क्या कर देती हैं? पूरा कर देती हैं, और इनके होने पर भी तलपट क्या होता है? मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि के होने पर तलपट का मिलान हो जाएगा, क्षतिपूरक अशुद्धि के होने पर भी तलपट का मिलान हो जाएगा। कैसे हो जाता है? देखिए, मीना को रुपए 3,000 चुकाए, पर मीना के खाते में रुपए 300 से खतौनी की। ध्यान रखिएगा, एक एक ट्रांजैक्शन तो ये है कि मीना को रुपए 3,000 चुकाए, पर मीना के खाते में रुपए 300 से खतौनी की। तो यानी कि भाई मैंने मीना को 3,000 रुपए चुकाए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने मीना को 3,000 रुपए चुकाए, तो मैंने जनरल एंट्री क्या करी होगी? मीनाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए, मैंने ये जनरल एंट्री करी होगी। लेकिन जब मैं मीना के अकाउंट में मैं जब मीना के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर रहा था, तो मुझे लेजर पोस्टिंग पहली बात तो किस तरफ करनी चाहिए? डेबिट साइड में करनी चाहिए। किस साइड में करनी चाहिए? डेबिट साइड में करनी चाहिए। और लिखना चाहिए क्या? टू कैश अकाउंट। भाई मीना का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ करूंगा? डेबिट साइड में करूंगा। क्या लिखना चाहिए? 3,000 रुपए लिखने चाहिए। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने 3,000 तो नहीं लिखे, और मैंने कितने लिख दिए? 300 रुपए लिख दिए। यानी कि मैंने मीना के खाते को 2,700 रुपए से क्या किया है? कम डेबिट किया है। मैंने मीना के खाते को 2,700 रुपए से कम डेबिट किया है। अब हुआ क्या? आगे पढ़िए। टीना को 300 रुपए चुकाए, पर उसके खाते में रुपए 3,000 से खतौनी की। टीना को रुपए 300 चुकाए, पर उसके खाते में 3,000 से खतौनी की। तो अब देखिए, मेरे को मैंने एंट्री क्या करी? मैंने एंट्री करी टीनाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपए। भाई क्योंकि जनरल एंट्री तो सही करी है, गलती तो खतौनी करते समय हुई है। अब मैंने क्या करा? टीना का अकाउंट बनाया लेजर के अंदर, और मुझे टीना के खाते के डेबिट पक्ष में कितने लिखने चाहिए थे? 300 रुपए। लेकिन मैंने यहां पर क्या करा? टू कैश अकाउंट लिखकर 300 तो नहीं लिखे, मैंने लिख दिए 3,000 रुपए। अब मैंने इसके खाते को क्या करा? 2,700 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब आप खुद देखो कि क्या हुआ है। एक के खाते को मैंने 2,700 रुपए से कम डेबिट किया, और एक के खाते को मैंने 2,700 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया।
तो इन दोनों अशुद्धियों ने क्या करा, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं वो क्षति पूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। कौन सी अशुद्धियां कहलाती हैं, क्षति पूरक अशुद्धियां कहलाती हैं। और आप खुद सोच सकते हो कि तलपट का मिलान तो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मेरा तलपट 2700 रुपए से कम डेबिट दिखाता, लेकिन मैंने इस गलती को कर कर क्या किया, इसके प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये अशुद्धियों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसी अशुद्धियां जो होती हैं वो क्षति पूरक अशुद्धियां कहलाती हैं, और इनके होने पर भी तलपट जो होता है वो मैच कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सैद्धांतिक अशुद्धियों के होने पर, क्षतिपूरक अशुद्धियों के होने पर तलपट का मिलान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भूल की अशुद्धियां। अब भूल की अशुद्धियों को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। इसको अपन कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। तो पहले तो अपन को ये देखना है कि ये भूल की अशुद्धि जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि, फुल्ली एरर ऑफ ओमिशन। एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि, यानी कि पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। तो जो पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है, पहली बात तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई भूल की अशुद्धि जो होती है, हम तीसरे प्रकार की अशुद्धि पढ़ रहे हैं। दो अशुद्धियां तो हम पढ़ चुके हैं, एक हम पढ़ चुके हैं सैद्धांतिक अशुद्धि, एक हम पढ़ चुके हैं क्षति पूरक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि के होने पर भी तलपट मिल जाता है, क्षति पूरक अशुद्धि के होने पर भी तलपट मिल जाता है। बात किसकी की जा रही है, भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि, एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि। तो जो पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है, पहले इसकी बात करेंगे, यह तलपट को प्रभावित नहीं करती। भाई पूर्ण भूल का मतलब है या तो हम किसी व्यवहार का जर्नल में लेखा करना ही भूल गए, या फिर हम किसी व्यवहार की खाता बही में खतौनी करना ही भूल गए। तो ऐसी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो जब हमने ना तो किसी चीज को डेबिट किया है और ना ही हमने किसी खाते को क्रेडिट किया है, तो जब हम दोनों पक्षों में लेखा करना ही भूल गए हैं तो तलपट तो मिल ही जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, मुरलीधर मुरलीधर से माल खरीदा रुपए 4200 का, पर लेखा नहीं किया, पर मैं इसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गया, मैंने जर्नल एंट्री ही नहीं की। तो जब मैंने जर्नल एंट्री नहीं की तो ना तो कोई खाता डेबिट हुआ ना कोई खाता क्रेडिट हुआ, तो तलपट पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, तलपट पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रवीण चंद को माल बेचा 1800 रुपए का, कितने का, खाता बही में खतौनी ही नहीं की, मैंने इस व्यवहार की जर्नल में प्रविष्टि तो कर दी लेकिन खाता बही में खतौनी ही नहीं की। देखिए मुरलीधर से माल खरीदा, मुझे एंट्री करनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुरलीधर्स अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए थी 4200 रुपए से। मैं इस एंट्री को करना ही भूल गया, तो भाई खाता बही में खतौनी भी नहीं हुई, ना तो परचेज अकाउंट में हुई ना मुरलीधर के अकाउंट में हुई, ना तो कोई खाता डेबिट हुआ ना कोई खाता क्रेडिट हुआ, तो तलपट तो मिल जाएगा। दूसरा व्यवहार क्या था, प्रवीण चंद को माल बेचा 1800 रुपए का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री तो चलो मैंने कर दी, प्रवीण चंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का माल बेचा, 1800 रुपए का माल बेचा।
अब मैंने क्या किया, इसकी जर्नल प्रविष्टि तो कर दी, लेकिन ना तो मैंने प्रवीण चंद के डेबिट साइड में पोस्टिंग करी, ना मैंने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी, मैं पोस्टिंग करना ही भूल गया। तो जब इस तरह की गलती हो जाती है, या तो आप किसी व्यवहार को जर्नल में लिखना ही भूल जाओ, या आप जर्नल के किसी व्यवहार की खाता बही में खतौनी करना ही भूल जाओ, तो ये पूर्ण भूल की अशुद्धि कहलाती है। और ऐसी अशुद्धि में ना तो कोई खाता डेबिट हो पाता है और ना ही कोई खाता क्रेडिट हो पाता है। और इस तरह की अशुद्धि होने पर तलपट मिल जाता है, क्योंकि ना तो कोई खाता डेबिट हो रहा है और ना ही कोई खाता क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए, आंशिक भूल की अशुद्धि। आंशिक भूल की अशुद्धि यह तलपट को प्रभावित करती है, यह तलपट को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, आंशिक भूल की अशुद्धि यानी कि पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन जो होती है, वो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, मीना को 2000 रुपए का माल बेचा, जिसकी खतौनी मीना के खाते में कर दी पर विक्रय खाते में नहीं करी। यानी कि भाई पार्शियल एरर है, मैंने मीना को माल बेचा कितने रुपए का, 2000 रुपए का। तो मैंने लेजर जर्नल में पहले तो प्रविष्टि करी, मीनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए, मैंने ये जर्नल प्रविष्टि कर दी। अब जब मैं इस जर्नल प्रविष्टि की खाता बही में खतौनी कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने मीना के खाते में तो लेजर पोस्टिंग कर दी। कहाँ पर, डेबिट साइड में ही करूंगा, क्योंकि मीना का खाता डेबिट हो रहा है। तो मैंने मीना के खाते के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कर कर 2000 रुपए लिख दिए, यानी कि मैंने मीना के खाते का डेबिट पक्ष बढ़ा दिया। लेकिन मुझे खतौनी सेल्स अकाउंट में भी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में मुझे खतौनी करनी चाहिए थी। और क्या लिखना चाहिए था, बाय मीनाज अकाउंट 2000 रुपए, और मैं ये लिखना भूल गया। यानी कि मैंने सेल्स अकाउंट को 2000 रुपए से क्रेडिट नहीं किया, मैंने मीना के खाते को तो लेजर पोस्टिंग में डेबिट कर दिया, लेकिन मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गया, यानी कि उसके क्रेडिट पक्ष में खतौनी करना भूल गया। तो एक पक्ष में तो मैंने कर दी, और दूसरे खाते के पक्ष में मैं नहीं कर पाया। तो ये कौन सी अशुद्धि कहलाएगी, आंशिक भूल की अशुद्धि कहलाएगी। कौन सी भूल की अशुद्धि कहलाएगी, आंशिक भूल की अशुद्धि कहलाएगी। और इस अशुद्धि के कारण क्या होता है बच्चों, तलपट प्रभावित होगा, क्योंकि डेबिट पक्ष का योग जो है, ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का योग 2000 रुपए से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि मीना के खाते के डेबिट पक्ष में पोस्टिंग हो चुकी है, मीना के खाते के डेबिट पक्ष में पोस्टिंग हो चुकी है। लेकिन तलपट के क्रेडिट पक्ष का योग जो है, वो 2000 रुपए से क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। तो आंशिक भूल की अशुद्धि जो होती है, वो किसको प्रभावित करती है, तलपट को प्रभावित करती है। ध्यान रखना है हमें इस बात को। पूर्ण भूल की अशुद्धि नहीं करती, आंशिक भूल की अशुद्धि करती है। दोहराव की अशुद्धि, देखो दोहराव की अशुद्धि भी दो प्रकार की होती है। जैसे भूल की अशुद्धि दो प्रकार की होती है, यानी कि रिपीटिंग एरर्स, ये भी दो प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण दोहराव की अशुद्धि, एक होती है आंशिक दोहराव की अशुद्धि, है ना। जैसे एक पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है, एक आंशिक भूल की अशुद्धि होती है, वैसे ही दोहराव की अशुद्धि जो होती है,
ये भी दो प्रकार की होती है। एक पूर्ण दोहराव की अशुद्धि होती है, एक आंशिक दोहराव की अशुद्धि होती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पूर्ण दोहराव की अशुद्धि। यह तलपट को प्रभावित नहीं करती। ध्यान रखिएगा, यह तलपट को प्रभावित नहीं करती। एग्जाम्पल देखिए, मुरलीधर से माल खरीदा ₹4200 का, पर इसका लेखा 2 बार कर दिया। यानी कि जर्नल में मैंने 2 बार एंट्री कर दी। मैंने एक बार एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुरलीधर 4200 रुपये। फिर मैंने यही प्रविष्टि दूसरी बार भी कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुरलीधर, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस जर्नल एंट्री को दूसरी बार कर रहा हूं। तो इसका प्रभाव तलपट पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। परचेज अकाउंट एक बार डेबिट होगा, दूसरी बार भी डेबिट हो जाएगा। मुरलीधर का अकाउंट एक बार क्रेडिट होगा, दूसरी बार भी क्रेडिट हो जाएगा। तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री 2 बार कर दी, तो खतौनी भी 2 बार हो जाएगी हर खाते के अंदर। तो टोटल तो मैच कर जाएगा तलपट का, क्योंकि डेबिट भी 2 बार डेबिट हो रहा है और क्रेडिट भी 2 बार क्रेडिट हो रहा है। तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इसे पूर्ण दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। इसका तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, आंशिक दोहराव की अशुद्धि। यह तलपट को प्रभावित करती है। जैसे आंशिक भूल की अशुद्धि करती है, वैसे ही आंशिक दोहराव की अशुद्धि भी तलपट को प्रभावित करती है। कैसे? मीना को 2000 रुपए का माल बेचा, जिसकी खतौनी मीना के खाते में 2 बार कर दी, पर विक्रय खाते में नहीं। इसको समझना कि भाई मैंने क्या करा, मीना को माल बेचा, मीनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है। अब मैंने खाता बही के अंदर मीना का खाता खोला, मीनाज अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक मैंने खोला सेल्स अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मैंने इसकी एक बार लेजर पोस्टिंग करी। मैंने मीना के खाते में लिखा टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए। मैंने सेल्स अकाउंट में लिखा बाय मीनाज अकाउंट 2000 रुपए। भाई अगर मैं इतना करके छोड़ दूं, तब तो तलपट मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है। एक बार मीना के खाते में खतौनी होनी चाहिए, एक बार सेल्स खाते में खतौनी होनी चाहिए, जो मैंने कर दी। लेकिन मैंने किया क्या, मीना के खाते में 2 बार खतौनी कर दी। यानी कि मैंने मीना के खाते में टू सेल्स अकाउंट एक बार और लिख दिया, पर विक्रय खाते में मैंने ऐसा नहीं किया। अब हुआ क्या, मीना का खाता एक बार ज्यादा डेबिट हो गया। तो अब क्या होगा कि तलपट का डेबिट पक्ष का योग 2000 रुपए से ज्यादा आएगा और क्रेडिट पक्ष का योग 2000 रुपए से कम आएगा। यानी कि आंशिक दोहराव की जो अशुद्धि होती है, वो तलपट को प्रभावित करती है, पूर्ण दोहराव की नहीं करती, लेकिन आंशिक दोहराव की अशुद्धि करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, हिसाब की अशुद्धियां, एरर ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। अब देखिए ये होता क्या है, यह रकम यानी कि अमाउंट से संबंधित होती हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि हिसाब की अशुद्धि का संबंध हमेशा अमाउंट से होता है, रकम से होता है। यह तलपट को प्रभावित
कर भी सकती हैं, कर भी सकती हैं और नहीं भी। यानी कि हमको हिसाब की अशुद्धियों के बारे में ध्यान रखना है कि हिसाब की अशुद्धियां जो होती हैं, पहली बात तो रकम से संबंधित होती हैं, अमाउंट से संबंधित होती हैं। और दूसरी खास बात क्या, यह तलपट को प्रभावित कर भी सकती हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जर्नल या प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में कोई रकम कम या अधिक लिख देना अथवा 2 बार लिख देना, कोई रकम कम या अधिक लिख देना अथवा 2 बार लिख देना। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज करिए मैंने राम से 4,000 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, कितने रुपए का माल खरीदा? 4,000 रुपए का माल खरीदा, पर मैंने प्रविष्टि 400 रुपए से कर दी। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400 रुपए, और मुझे लिखने कितने चाहिए थे? और मुझे लिखने चाहिए थे 4,000 रुपए। अब ये हिसाब की अशुद्धि है भाई, मुझे 4,000 रुपए से प्रविष्टि करनी चाहिए थी, मैंने 400 रुपए से प्रविष्टि कर दी, तो तलपट तो मिल जाएगा, लेकिन है तो हिसाब की अशुद्धि। 3,600 रुपए का गड़बड़ घोटाला है कि नहीं है? तो जर्नल एंट्री में अगर इस तरह की गलती हो जाए, तो इस तरह की गलती को अपन कौन सी गलती कहते हैं? हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। भाई जर्नल एंट्री 4,000 रुपए से करनी थी, मैंने 400 रुपए से कर दी। अब इससे क्या होगा? तलपट तो मिल जाएगा, क्योंकि भाई राम के खाते में भी 400 जाएंगे और विक्रय खाते में भी 400 जाएंगे, तलपट तो मिल जाएगा। लेकिन है तो हिसाब की अशुद्धि, क्योंकि 4,000 की जगह 400 से प्रविष्टि हुई है। फिर देखिए, लेखे की पुस्तकों का जोड़ गलत लगाना अथवा आगे ले जाने में गलती करना, आगे ले जाने में गलती करना। सपोज करिए परचेजेस बुक, कौन सी बुक? परचेजेस बुक। अभी अपन ने सीखा कि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, और परचेज बुक का जो योग होता है, परचेजेस अकाउंट का जो योग होता है परचेज बुक का, वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब परचेज बुक का योग 22,000 रुपए आ रहा था। कितना आ रहा था? 22,000 रुपए आ रहा था, लेकिन मैंने गलती से 20,000 रुपए लिख दिया, यानी कि मैंने योग गलत लगा दिया। 22,000 रुपए टोटल आ रहा था, मैंने 20,000 कर दिया। अब होगा क्या? परचेज अकाउंट के डेबिट पक्ष में कितने जाएंगे? 20,000। लेकिन जो खाते इसके अंदर लिखे हुए हैं उनके अंदर तो मैंने लेजर पोस्टिंग सही कर दी, तो वो तो 22,000 रुपए से क्रेडिट दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? भाई परचेज तो 20,000 रुपए से डेबिट हुई, लेकिन सपोज करिए इसमें मिस्टर राम का खाता था और इसमें मिस्टर श्याम का खाता था। मैंने इन दोनों से 11,11 हज़ार रुपए का माल खरीदा था। अब राम का खाता भी 11,000 रुपए से क्रेडिट होगा, श्याम का खाता भी 11,000 रुपए से क्रेडिट होगा, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट पक्ष 2,000 रुपए से ज्यादा दिखाएगा। क्रेडिट पक्ष 2,000 रुपए से क्या दिखाएगा? ज्यादा दिखाएगा। और जो डेबिट पक्ष है वो 2,000 रुपए से कम दिखाएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 रुपए ही तो लिखे, और लिखने कितने चाहिए थे? 22,000 रुपए। तो सहायक भई का जोड़ गलत लगाने के कारण क्या होता है? क्योंकि सहायक भई का जो जोड़ होता है वो अब परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, तो अगर जोड़ गलत लगाएंगे तो परचेज अकाउंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई टोटल का जाता है परचेज अकाउंट में। अब परचेज अकाउंट में आपने गलत टोटल लिख दी, तो परचेज अकाउंट तो इफेक्ट हो गया, लेकिन उसमें जो बाकी के अकाउंट थे वो सही हैं, तो तलपट थोड़ी ना मिलेगा। ऐसा एक गलती और हो सकती है,
अब परचेज बुक का मैंने टोटल लगाया, इस पेज का टोटल आ रहा था 20,000 रुपए, लेकिन मैंने इसको अगले पेज पर ले गया तो मैंने वहां पर 2,000 रुपये लिख दिया, एक जोड़ कम लगाया, एक जीरो लगाना ही भूल गया। मेरे को ये टोटल आगे 20,000 रुपये फॉरवर्ड करना था। कितने रुपए फॉरवर्ड करना था? 20,000 रुपये फॉरवर्ड करना था, और मैंने 2,000 रुपये ही लिखकर छोड़ दिए, एक जीरो लगाना भूल गया। तो फिर परचेज अकाउंट इफेक्ट करेगा, क्योंकि सहायक बही कोई सी भी हो, क्रय बही हो, विक्रय बही हो, क्रय वापसी बही हो, विक्रय वापसी बही हो, मुख्य रूप से ये चार, अगर इनका टोटल मैं गलत लगाऊंगा तो ध्यान रखिएगा तलपट प्रभावित करेगा। तो हिसाब की अशुद्धि में अपन ने यही तो पढ़ा, तलपट को प्रभावित कर भी सकती हैं, तलपट को प्रभावित नहीं भी कर सकती हैं। जैसे ये वाली गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ गलत अमाउंट लिखा है, डेबिट में भी गलत है और क्रेडिट में भी गलत है तो हिसाब की अशुद्धि, लेकिन 400 रुपए से समान प्रभाव पड़ रहा है, तो तलपट तो मिल जाएगा, लेकिन 4,000 की जगह 400 लिखे हैं तो हिसाब की अशुद्धि तो है, लेकिन ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। अब यहाँ पर 22,000 रुपए का टोटल आना चाहिए था, मैंने 20,000 लिख दिया, हिसाब की अशुद्धि है, क्योंकि ये एक ही खाते पर प्रभाव डाल रही है। ये हिसाब की अशुद्धि एक ही खाते पर प्रभाव डाल रही है, इसलिए तलपट को प्रभावित करेगी। अगर ये दो खातों पर समान प्रभाव डालती तो हिसाब की अशुद्धि तो कहलाती, लेकिन तलपट को प्रभावित नहीं करती। लेकिन ये हिसाब की अशुद्धि केवल परचेज अकाउंट पर इफेक्ट डाल रही है, बाकी अकाउंट पर इफेक्ट नहीं डाल रही है, इसलिए तलपट को प्रभावित करेगी। खाता बही में गलत रकम से खतौनी कर देना। अब देखो, सपोज करो राम का खाता बनाया, किसका खाता बनाया? इसी ट्रांजेक्शन को देखना, राम का खाता बनाया, राम के खाते के डेबिट पक्ष में मैंने टू सेल्स कर कर 400 रुपये लिखे, और सेल्स अकाउंट के अंदर मैंने बाय राम लिखकर 40 रुपये लिख दिए, तो गलत रकम से खतौनी हो गई। 400 लिखने थे, 40 लिख दिए, तो तलपट प्रभावित होगा ना, हिसाब की अशुद्धि है। और आप देख लो कि ये सभी की सभी अमाउंट से रिलेटेड है, तो हिसाब की अशुद्धि की मुख्य वजह क्या होती है? अमाउंट में गड़बड़ी होना। और हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित कर भी सकती है और नहीं भी। यदि हिसाब की अशुद्धि दोनों खातों पर समान प्रभाव डाल रही है, हिसाब की अशुद्धि दोनों खातों पर समान प्रभाव डाल रही है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, तो तलपट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हिसाब की अशुद्धि केवल एक ही खाते पर प्रभाव डाल रही है, तो तलपट प्रभावित होगा। इसमें भी देखो, हिसाब की अशुद्धि केवल सेल्स अकाउंट पर प्रभाव डाल रही है, इसलिए तलपट प्रभावित होगा। तो यहां पर बच्चों हमको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आप देखो, अपन ने देखा कि जो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, कौन सी अशुद्धि? जो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, जो क्षतिपूरक अशुद्धि होती है। कौन सी अशुद्धि? क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी कि कंपनसेटिंग एरर। जो सैद्धांतिक अशुद्धि यानी कि प्रिंसिपल एरर। जो पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है, पूर्ण भूल की अशुद्धि। जो पूर्ण दोहराव की अशुद्धि होती है, कौन सी? पूर्ण दोहराव की अशुद्धि। ये सब तलपट को प्रभावित नहीं करती। जो आंशिक भूल की अशुद्धि होती है, आंशिक भूल की अशुद्धि, और जो आंशिक दोहराव की अशुद्धि होती है,
आंशिक दोहराव की अशुद्धि, ये तलपट को प्रभावित करती हैं। और यदि मैं हिसाब की अशुद्धि की बात करूं, हिसाब की अशुद्धि, तो पहली बात तो आपको ये देखनी है कि ये किससे संबंधित होती है, रकम से संबंधित होती है, रकम से संबंधित होती हैं, पहली बात तो ये। फिर अपन को ये याद रखना है इसका प्रभाव डेबिट व क्रेडिट पर समान पड़ता है, तो तलपट प्रभावित नहीं होगा। यदि इसका प्रभाव एक पक्ष पर पड़ता है, तो तलपट प्रभावित होगा। तो ये मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया बच्चों, उसकी मैंने समरी यहाँ पर लिख दी है। यानी कि बिल्कुल यहाँ तक का चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और गलतियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, ये अपन ने इस क्लास में समझा। तो इस क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।